वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का टॉप 60 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपका फायरमैन और उत्पाद पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोग गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स, ये आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट है और 60 प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिए 60 में से कितना का जवाब आप लोग को पता है। वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, कौन था? गेस करते चलिए। पहला का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो आपका जमाली था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो हड़प्पा किससे संबंधित है फ्रेंड्स? दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है जो हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ था। तो हड़प्पा है जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है आपका, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन काल में क्रियान्वित किया गया? बहुत अच्छा सवाल है। तीन का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया फ्रेंड्स। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही आपका 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आपका जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम शासन जो क्रियान्वित किया गया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास से, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास के फलस्वरूप ही लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। तो डेट भी याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें मदद कौन के थे फ्रेंड्स? तो आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जिस तरह से सती प्रथा का अंत आपका 1829 ईस्वी में आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस पर बैन लगाया था राजा राम मोहन राय के मतलब कि अथक प्रयास से, उसी तरह से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में 1856 में पारित हुआ था, और इसमें योगदान किसका रहा था? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के। चौथा नंबर सवाल को देखिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चार का करेक्ट आंसर होगा ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। चार का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, पांचवा नंबर सवाल आपका है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? पांच का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए अशोक के जो आपका द्वितीय मुख्य शिलालेख से दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, इसलिए पांच का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छठा नंबर सवाल को देखिए, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक भारत देश में राज्य किया? छह का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर डी तुगलक वंश इसका करेक्ट आंसर होगा। गुलाम वंश के सुल्तान ने 1206 से लेकर करके आपका कितना 1290 तक शासन किया था। खिलजी 1206 से 1290 तक कौन किया था फ्रेंड्स? तो आपका याद करते चलिएगा, ये आपका गुलाम वंश के किया था। खिलजी वंश ने कब किया था? तो 1290 से लेकर करके आपका 1320 ईस्वी तक किया था। ठीक है, लोधी वंश के शासकों ने कितना शासन किया था? तो ये लोधी वंश का किया था 1450 से लेकर करके आपका 1500 कितना 26 ईस्वी तक किया था। ठीक है, उसी तरह से फ्रेंड्स अगर देखा जाए आपका तुगलक वंश का, तो तुगलक वंश का जो शासनकाल बहुत लंबा रहा था। इसका शासनकाल था 1320 ईस्वी से लेकर करके आपका 1400 कितना 14 ईस्वी तक। ठीक है, सबसे लंबा शासनकाल इसी का था। तो छह का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तुगलक वंश का शासनकाल सबसे लंबा था। तो क्वेश्चन ही पूछा जा रहा था ना कि किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक भारत देश में राज्य किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल आपका है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह थे? गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स, सात का करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसमें आपको सभी तरह के सवाल है, कुछ इजी भी सवाल है फ्रेंड्स, कुछ मॉडरेट भी है, कुछ हार्ड ही सवाल है। तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग देखते चले।
सात का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा गया था वह थी, तो कौन सी किसकी प्रतिमा थी? तो वो बुद्ध की प्रतिमा थी। ऑप्शन नंबर 7 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल आपका है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था वो दारा शिकोह था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपका जो दारा शिकोह है, जो शाहजहां के 4 पुत्र था फ्रेंड्स, आप लोग को पता है शाहजहां के 4 पुत्रों में जो सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र था वही था आपका दारा शिकोह। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दारा शिकोह कौन था? तो शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, ज्येष्ठ पुत्र था। ठीक है, जो दारा शिकोह था जो सबसे अधिक सुशिक्षित था, अध्येता था, लेखक भी था। तो हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? दारा शिकोह। दारा शिकोह कौन था? तो आपका शाहजहां का सबसे ज्येष्ठ लड़का था, बड़ा लड़का था। ठीक है, 9 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 9 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, दास प्रथा का जो अंत किया था आपका लॉर्ड एलेनबरो ने किया था। ऑप्शन नंबर बी 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, राष्ट्रकूट साम्राज्य का दंती दुर्ग इसका संस्थापक था। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मैडम HP ब्लावेटस्की ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए, 12 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बहुत अच्छा सवाल 12 का। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, तो 12 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका जो महात्मा गांधी थे, जो नमक का कानून तोड़े थे 1930 ईस्वी में, और वहीं से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किए थे। तो बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध जो आंदोलन था, एक हिस्सा था, वो इसी का था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल को देखें, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी 1905 ईस्वी में। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? तो आपका 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में फ्रेंड्स आप लोग को पता है ना, स्वदेशी आंदोलन वहीं से चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन के बाद में 1905 ईस्वी में बंगाल से ही आपका स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हुई थी। 14 नंबर सवाल है, वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट ये भी है फ्रेंड्स, मोपला विद्रोह कब हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो 1921 ईस्वी में केरला राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरला में हुआ था। ठीक है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था। ये ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था, ये किस सिद्धांत पे आधारित था फ्रेंड्स? ये था एकदेववाद सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एकेश्वरवाद जिसे भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एकदेववाद पर लिखा है, लेकिन एकेश्वरवाद भी कह सकते हैं। एकेश्वरवाद या एकदेववाद दोनों एक ही हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहीं कहीं पर आपका एकेश्वरवाद रहेगा। तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत था जो एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित था। 15 का करेक्ट आंसर सी होगा। 16 नंबर सवाल को देखें, 16 नंबर सवाल आपका है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। सिंपल है फ्रेंड्स, पहला सत्याग्रह कब किया था? 16 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कीजिए। तो देखिए, जो पहला सत्याग्रह आरंभ किया था फ्रेंड्स आपका, वो किए थे मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, अगर जो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह क्या है? गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग वर्ष 1917 ईस्वी में किए थे फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इसका दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष हेतु किया था। तो कह रहा है फ्रेंड्स, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। ठीक है फ्रेंड्स,
तो देखिए यहाँ पर चंपारण वाला तो इसमें कहीं पे दिया है नहीं फ्रेंड्स, ठीक है, हाँ कहीं पे दिया नहीं। तो इसमें था आपका हो जाएगा मजदूर को कम वेतन दिए जाने के विरोध में किए थे ये आपका 1918 ईस्वी में। ऐसे गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो 1917 ईस्वी में ही किए थे, याद रखिएगा फ्रेंड्स, कब किए थे, 1917 ईस्वी में ही आपको ये किए थे चंपारण से। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दूसरा तरह से पूछा, गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था, तो यहाँ पर मजदूर को कम वेतन दिए जाने के विरोध में किए थे। लेकिन यही क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग रहेगा तो चंपारण से ही आपका हो जाएगा। तो विकल्प देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इसका स्पष्ट, इसमें कन्फ्यूज आप मत होइएगा, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर कह रहा है फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पर जो प्रश्न दिया है जिस तरह से सेट किया हुआ है, तो विकल्प में आपका चंपारण का नाम नहीं है, ठीक है। चंपारण का नाम रहता तो 100% आपका आंसर क्या होता फ्रेंड्स, 1917 का होता, क्योंकि प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग तो वहीं से किए थे 1917 में। लेकिन नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से सेट किया है। 17 नंबर सवाल को देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को किए थे। 18 नंबर सवाल को देखिए, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था, तो 18 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, 18 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन के समय, देखिए असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से प्रारंभ कब हो गया था फ्रेंड्स, तो 1 अगस्त, याद रखिएगा डेट, 1 अगस्त कितना 1920 ईस्वी में ही आपका औपचारिक रूप से आरंभ कर दिया गया था, ठीक है। तो कह रहा 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था, तो असहयोग आंदोलन के समय दिया था। 19 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। 19 का गेस कीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा फिर सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा के तौर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई। 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आपका INA का, तो इंडियन नेशनल आर्मी भी कर सकते हैं। तो इसकी स्थापना जो किस वर्ष हुई थी, तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1942 ईस्वी में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखिए, 21 नंबर सवाल, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। शीतकाल के दौरान भारत में कहाँ वर्षा होती है, ये आपका उत्तर पश्चिम होती है, उत्तर पश्चिम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए शीतकालीन मानसून पवनें हैं जो फ्रेंड्स क्या होती है आपका स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण क्या होता है, सामान्यतः वर्षा नहीं करती है। अतः अधिकांश भारत में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत, ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर पश्चिम भारत, यहाँ कहने का मतलब उत्तर पश्चिम मतलब क्या, तो यहाँ उत्तर पश्चिम भारत, दक्षिण यहाँ पर लिखना चाहिए उत्तर पश्चिम भारत। तो भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल वर्षा होती है, तो उत्तर और पश्चिम भारत में शीतकाल वर्षा होती है, ठीक है, क्लियर, पता चल गया होगा फ्रेंड्स। तो 22 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है। 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सबसे लंबी है कह रहा है फ्रेंड्स, तो विश्व की सर्वाधिक लंबी 5 नदियों में उसके लंबाई के अनुसार सभी का मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें सबसे लंबी आपका अमेजन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे विश्व में सबसे लंबी नदी है जो फ्रेंड्स कौन सा है, तो नील नदी है। विश्व स्तर पर देखा जाए तो नील नदी सबसे आपका लंबी नदी है। अमेजन है जो लंबाई की दृष्टिकोण से आपका दूसरा स्थान पे आता है। तीसरा जो आता है फ्रेंड्स आपका यांगतीजी आता है, और चौथा पे है जो आपका मिसिसिपी आता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछ रहा है कि निम्नलिखित नदियों में कौन से सबसे लंबी नदी है, तो इन नदी की अपेक्षा अमेजन है जो क्या है, लंबी है, लेकिन सबसे लंबी नदी कहेगा तो नील नदी हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर सवाल को देखिए, विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है। ये तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, लंबी पर्वत श्रृंखला कर रहा है, गेस कीजिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होकर के हिमालय मार देते हैं, लेकिन हिमालय गलत हो जाएगा, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कहेगा तो एंडीज हो जाएगा, ठीक है। अब कहेगा फ्रेंड्स कि सबसे ऊंची चोटी किसकी हुई है फ्रेंड्स, तो आपका एवरेस्ट चोटी है जो हिमालय की है, ठीक है। विश्व में सबसे ऊंची चोटी किसकी है, तो हिमालय की है, एवरेस्ट चोटी है। लेकिन श्रृंखला कहेगा फ्रेंड्स तो आपका एंडीज हो जाएगा, ठीक है। एंडीज है जो दक्षिण अमेरिका की प्रमुख
एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अगर एंडीज पर्वत श्रृंखला पूछा जाए कहाँ पड़ता है तो ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है फ्रेंड्स, जो क्या है आपका अमेरिका की जो अमेरिका की प्रमुख और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई की बात की जाए फ्रेंड्स, अगर एंडीज पर्वत श्रृंखला की, तो लगभग कितना 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितना है? 7200 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो हिमालय के एवरेस्ट हो जाएगा, लेकिन लंबी पर्वत श्रृंखला रहेगा तो एंडीज ही होगा। 24 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? चलिए 24 नंबर सवाल का तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो फ्रांस है जो भारत से बड़ा नहीं है। बाकी रूस, कनाडा, ब्राजील है जो भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, लेकिन फ्रांस है जो भारत से बड़ा नहीं है। तो 24 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो 25 का ये आपका पता होगा फ्रेंड्स, गेस कर लिए होंगे आप लोग। तो सबसे कम आपका कहाँ था? हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर सवाल को देखिए, 26 नंबर सवाल है आपका, 26 नंबर का रहा है, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समय के समान नहीं होता है? ठीक है, तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, आदिस अबाबा। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? इथोपिया। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल के देखिए, नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी कहाँ स्थित है, गेस कीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 27 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका नंदा देवी है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये पड़ता है नंदा देवी किसमें? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में पड़ता है, लेकिन ये उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? ठीक है, चांदी कहाँ उपलब्ध नहीं, चांदी वहाँ बिल्कुल नहीं उपलब्ध होती है, तो 28 का करेक्ट आंसर गुजरात हो जाएगा। ठीक है, 28 का सी। 29 नंबर सवाल देखिए, सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सभी को पता होगा फ्रेंड्स 29 का, सूर्योदय का देश किस जापान का कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नॉर्वे है जिसको मध्य रात्रि का देश कहा जाता है ना, मध्य रात्रि, यानी कि मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई देता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से इसका कुछ उपनाम है नॉर्वे का, लेकिन सूर्योदय का देश कहेगा फ्रेंड्स तो आपका जापान ही होगा। अगला सवाल है 30 नंबर सवाल है। 30 नंबर सवाल आपका है कि उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? 30 का, ये 2011 के जनगणना के अनुसार है फ्रेंड्स। तो 30 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश है जो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है फ्रेंड्स। इसके बाद है जो क्या आता है? महाराष्ट्र आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के बाद में आपका महाराष्ट्र आता है। 31 नंबर सवाल है, भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? तो कौन सा सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम करते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं? 31 का, तो देखिए प्राथमिक सेक्टर, भारत में प्राथमिक सेक्टर में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। 31 का हो गया प्राथमिक सेक्टर फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए प्राथमिक सेक्टर में क्या कृषि वगैरह ऐसा आता है ना, तो इसी में ज़्यादा जुड़ा हुआ आदमी, तो भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो आपका प्राथमिक सेक्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि आपका जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो जीडीपी में जो सबसे अधिक योगदान है कौन सा का? तो आपका सेवा क्षेत्र, तृतीयक सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाए कि जीडीपी में, ठीक है, जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाला कौन सा सेक्टर है, तो तृतीयक सेक्टर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन भारत के किस सेक्टर में कार्य करने वाले लोगों की संख्या से अधिक है? तो प्राथमिक सेक्टर में। 32 नंबर, छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? चलिए, अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। 32 का देखिए, तो देखिए छिपी बेरोजगारी उसे कहते हैं कि किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों का लगे रहना, इसी को क्या कहते हैं? छिपी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया फ्रेंड्स कि कोई काम है जो आपका, जिसको 2 ही व्यक्ति उसको कर सकता है। ठीक है, 2 व्यक्ति आराम से उसको कर सकता है, लेकिन उसमें क्या है, 8 से 10 आदमी लगा हुआ है, तो क्या है वो आपका छिपी बेरोजगारी, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नहीं कहता है फ्रेंड्स 2 आदमी का काम है और 5-7 आदमी झूठ मूठ का लगा हुआ है, तो वही आपका छिपी बेरोजगारी होता है।
32 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मंदी क्या है, चलिए 33 नंबर सवाल का, मंदी क्या है, मंदी से क्या समझते हैं? तो 33 का हो जाएगा फ्रेंड्स, वस्तुओं की पर्याप्त मांग न होने के कारण उत्पादन तथा रोजगार में कटौती ही क्या कहलाता है? मंदी कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स, मंदी का परिभाषा याद कर लें आप लोग सभी लोग। वस्तुओं की पर्याप्त मांग नहीं होने के कारण उत्पादन तथा रोजगार में क्या होता है? कटौती की होती है, इसलिए 33 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर, FAO किसका संक्षिप्त रूप है? चलिए, तो इसका क्या होता है फ्रेंड्स? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। काली मुद्रा क्या है? चलिए, काली मुद्रा से क्या समझते हैं, गेस करिए 35 का। तो देखिए, काली मुद्रा का अर्थ होता है, यह एक क्या है? अवैध आय है, ब्लैक मनी है ना, तो यह एक अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता है। तो ब्लैक, काली मुद्रा कहें या ब्लैक मनी कहें फ्रेंड्स, वही है ना, यानी ऐसा पैसा जिस पे कोई टैक्स नहीं भरता हो, छुपा करके रखा है, तो वही आपका अवैध मुद्रा कहलाता है, यानी काली मुद्रा कहलाता है, ठीक है। तो काली मुद्रा एक अवैध मुद्रा है। 36 नंबर सवाल को देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी, किसके द्वारा? पंचवर्षीय योजनाओं का। 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा 36 का। 37 नंबर सवाल देखिए, 37 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की आर्थिक नीति का उद्देश्य नहीं है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आर्थिक नीति का उद्देश्य इनमें से कौन नहीं है? गेस कीजिए 37 का क्या आंसर हो सकता है? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये तो लग रहा है होगा, फिर होगा, पक्का होगा। अनुकूल दिशा में प्रत्यक्ष ऋण देना, ये भी सही है। स्फीति दबाव का नियंत्रण, ये भी सही है। सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स, सामाजिक न्याय से कोई लेना देना है। RBI का आर्थिक नीति का उद्देश्य सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल को देखिए, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुषीय नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है जो किससे है? तो देखिए, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति में, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंद्रधनुषीय क्रांति के अंतर्गत सभी से, हरित क्रांति से भी है, श्वेत क्रांति से भी है, नीली क्रांति से भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर। देखिए, इसके बारे में डिटेल थोड़ा बताता हूँ, इंद्रधनुषीय क्रांति के बारे में। देखिए क्या है जो, तो देखिए फ्रेंड्स, जो इंद्र है आपका 2000 ईस्वी में, कितना में? 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी। कब? 2000 में। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की मतलब कि परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी 2000 में। इंद्रधनुषीय क्रांति के अंतर्गत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र के, ठीक है, कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया था। आप समझ गए होंगे। तो देखिए, हरित क्रांति भी कृषि से संबंधित है, श्वेत क्रांति भी उसी से संबंधित है, नीली क्रांति भी जो आपका उसी से संबंधित है, ठीक है। तो इंद्रधनुषीय क्रांति समझ गए होंगे क्या था, क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में अभी मैं बताया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। और इसकी परिकल्पना कब प्रस्तुत की गई थी? 2000 ईस्वी में किया गया था फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, इंद्रधनुषीय क्रांति का। 39 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या नहीं है? तो आर्थिक नियोजन है ना, तो जनसंख्या वृद्धि इसका नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखिए, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, फसल बीमा योजना की शुरुआत आपका 1 अप्रैल 1985 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया गया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। कौन सा ऐसा एक कर है फ्रेंड्स जिसको संघ द्वारा लगाया और वसूला भी जाता है लेकिन बांटा जाता है संघ में भी और राज्य में? 41 का हो जाएगा फ्रेंड्स, उसको कहते हैं हम लोग क्या? कृषि आय के अतिरिक्त आयकर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 41 का। 42 नंबर सवाल को देखिए, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया, इसका प्रयोजन क्या है? मौलिक कर्तव्य, वही मौलिक कर्तव्य फ्रेंड्स जिसकी संख्या अभी वर्तमान में 11 है, जो रसिया के संविधान, रूस के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया, इसका मुख्य जो प्रयोजन है फ्रेंड्स आपका
विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 42 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, किसके लिए? तो विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए। 43 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, आपका कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? 43 का, तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी वित्त आयोग हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देखें, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? त्रिस्तरीय, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बलवंत राय मेहता समिति, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इन्हीं की सिफारिश पे त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था। 45 नंबर सवाल को देखिए, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है 45 का। मान लें कि पंचायत भंग हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स, किसी कारणवश, तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 45 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स 6 महीना के भीतर। ठीक है, 6 माह के अंतर्गत, 6 महीना के अंदर ही इसका क्या होगा फ्रेंड्स? निर्वाचन होंगे। 46 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है? अवशिष्ट शक्तियां 46 का, तो देखिए भारतीय संविधान के जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो आपका कहाँ है? पार्लियामेंट में, अर्थात आपका संसद में, आपका संसद में सन्निहित है। 46 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 47 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? चलिए गेस करिए फ्रेंड्स, पंचायती राज इसमें से कहाँ नहीं है? 47 का, असम में, असम में है, केरला, त्रिपुरा, नागालैंड में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 का सी हो जाएगा। ठीक है, भारत में वर्तमान में मिजोरम, दिल्ली एवं नागालैंड राज्यों में पंचायती राज संस्था नहीं है। कौन कौन में, वो भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन में आपका नागालैंड है ना, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्तमान में आपका मिजोरम राज्य में भी नहीं है फ्रेंड्स, याद रखिए कहाँ कहाँ नहीं है। अगर ऑप्शन में रहता है नागालैंड की जगह मिजोरम, तो मिजोरम ही आंसर होता। तो वर्तमान में क्या है आपका? मिजोरम में। कहाँ? पहला हो गया आपका मिजोरम, मिजोरम में भी जो आपका पंचायती राज नहीं है। दूसरा में आपका हो गया फ्रेंड्स नागालैंड, तो हो ही गया। और एक मैं बताया फ्रेंड्स आपका दिल्ली में भी नहीं है। तो तीनों याद रखिएगा। 48 नंबर सवाल, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्ति प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? 48 का, देखिए भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने का शक्ति किसके पास है? तो ये भी आपका है जो फ्रेंड्स आपका संसद पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। किसके पास है? तो संसद के पास है। देखिए भारत में जो पार्लियामेंट सबसे पावरफुल होता है फ्रेंड्स, कुछ भी आपका नया कानून संशोधन वगैरह जो भी होता है तो संसद के थ्रू होता है। संसद के 2 सदन आप लोग को पता है, लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों में पारित होने के बाद ही होता है। तो ये संसद भारत में जो बहुत ही पावरफुल है। 39 नंबर सवाल देखें, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? 49 का पढ़ देता हूँ फ्रेंड्स, गेस करते चलिएगा। अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262, ये आपका सही है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, ये भी सही है। नदी बोर्ड्स एक्ट 1970, ये गलत है फ्रेंड्स। बाकी राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 1987, ये भी सही है। क्योंकि फ्रेंड्स नदी बोर्ड्स एक्ट है जो 1970 में नहीं पारित हुआ था फ्रेंड्स, ये आपका 1956 में ही पारित हुआ था। तो ये आपका गलत है, याद रखिएगा, नदी बोर्ड्स एक्ट 70 नहीं 1956 में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 50 नंबर, एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो, चलिए कॉमन सेंस की बात है फ्रेंड्स, क्या है श्रेष्ठ नागरिक? किसे कहेंगे श्रेष्ठ नागरिक? किसे कहेंगे? सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो, अपने समाज दायित्वों के प्रति सचेत हो, उच्च शिक्षित हो, संविधान विज्ञ हो। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है कॉमन सेंस के। चलिए आप लोग इसका आंसर सही करिए, मैं इसका अपने सही आंसर बताता हूँ। थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ फ्रेंड्स। 50 नंबर सवाल का, एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो आपका सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से जागरूक हो, उसी को श्रेष्ठ नागरिक कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नागरिक जो सामाजिक रूप से जागरूक हो, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता हो। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे देखिए ऑप्शन में सभी लग रहा है इसी टाइप से, अपने समाज दायित्वों के प्रति सचेत हो, लेकिन ये नहीं होगा। उच्च शिक्षित भी केवल रहने से नहीं हो जाएगा आपका श्रेष्ठ नागरिक। बहुत सारे ऐसे हैं फ्रेंड्स जो बहुत शिक्षित हैं लेकिन केवल समाज के प्रति अपना दायित्व का निर्वाह नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग नहीं श्रेष्ठ नागरिक कर सकते हैं। संविधान है जो खूब जानकार है, वकील है फ्रेंड्स, लेकिन वो भी समाज के प्रति मतलब कि अच्छा नहीं भाव रखता है फ्रेंड्स, तो उसे भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि श्रेष्ठ नागरिक उन्हीं को कहेंगे जो सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो और सामाजिक दायित्वों का निर्वाह अच्छी तरह से करता हो, उसी को हम लोग श्रेष्ठ नागरिक मानेंगे। 51 नंबर सवाल का है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक तरंग कौन सा है? तो देखिए यांत्रिक तरंग इसके अंतर्गत ध्वनि तरंग आ जाएगा। ठीक है, ध्वनि तरंग जो आपका अनुदैर्ध्य तरंग के अंदर गमन करती है, तो ध्वनि तरंगे होते हैं जो यांत्रिक तरंग होते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है, जबकि आपका रेडियो तरंग, एक्स तरंग तथा प्रकाश तरंग ये सभी होते हैं जो क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए दोनों कॉन्सेप्ट, रेडियो तरंग हो गया फ्रेंड्स आपका, एक्स तरंग हो गया और प्रकाश तरंगे हो गया, ये सभी है जो आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग आते होते हैं, लेकिन ध्वनि तरंगे होते हैं वो यांत्रिक तरंगे होते हैं। 51 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 52 नंबर सवाल, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वो क्या है? 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं हम लोग? रेटिना कहते हैं। ठीक है, रेटिना को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दृष्टिपटल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वो क्या है? रेटिना अर्थात दृष्टिपटल है। 53 नंबर सवाल, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है फ्रेंड्स? जंग लग जाएगा तो क्या होगा? हम लोग सोचते हैं जंग लगेगा तो घटेगा, नहीं बढ़ता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का। चलिए 54 नंबर सवाल, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए धोने का सोडा, 54 नंबर सवाल, जिसे वॉशिंग सोडा कहते हैं ना, वॉश मतलब धोना होता है। तो देखिए धोने वाला सोडा को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो धोने वाला सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा कहते हैं, जिसे सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। 55 नंबर, राइबोजाइम्स होते हैं, राइबोजाइम्स क्या होते हैं? 55 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, आरएनए होते हैं। ठीक है, राइबोजाइम्स क्या होता है? तो आपका आरएनए होते हैं। आरएनए फ्रेंड्स राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम कह सकते हैं इसको। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 56 नंबर सवाल, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतर में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? 56 का, तो देखिए इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपका प्रकाश ऊर्जा होता है, ये क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल है कि निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपादित होती है? तो 56 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 57 नंबर सवाल को देखिए, 57 नंबर सवाल आपका है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो ये आपका तो पता है फ्रेंड्स, सरफेस टेंशन के कारण होता है ना, सरफेस टेंशन जिसको अंग्रेजी में पृष्ठ तनाव कहते हैं। 58 नंबर सवाल, पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? चलिए ये सभी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है फ्रेंड्स, और प्रैक्टिस सेट है इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट में सभी तरह के प्रश्न मिलेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करते चलिए, इससे क्या है रिवीजन होते रहेगा। 58 नंबर सवाल का सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उच्च तापमान के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये पायरोमीटर क्या है? पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उच्च ताप के लिए प्रयोग किया जाता है। 59 नंबर सवाल को देखिए, जिस तत्वों के परमाणु के 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 59 नंबर सवाल का, तो इसको आप आराम से बना सकते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि जिस परमाणु के 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? तो देखिए द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है फॉर्मूला फ्रेंड्स? द्रव्यमान संख्या बराबर होता है क्या? P+N होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्लियर है फ्रेंड्स, प्रोटॉन की संख्या भी 2 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 है, तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 59 का। आज का लास्ट सवाल, मानव शरीर पर तापक्रम, मानव शरीर पर तापक्रम क्या होता है? 60 का, गेस कीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सवाल है। मानव शरीर का जो हम लोग का बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? जाड़े में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, न ही जाड़े में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है, जाड़ों में बढ़ जाता है। चलिए फ्रेंड्स आप लोग कॉमन सेंस लगाएं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, या मैं ही अभी भी बता दूं? चलिए मैं ही बताता हूँ, गेस कर लीजिए, ठीक है। 60 नंबर सवाल का क्या होता है मानव शरीर पर तापक्रम? तो देखिए ये कांस्टेंट रहता है 60 का, ठीक है। न ही जाड़े में घटता है फ्रेंड्स और न ही गर्मियों में बढ़ता है। हालांकि क्लाइमेट हम लोग का टेम्परेचर घटता बढ़ता है, लेकिन हम लोग का बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि ठंडे के दिन में आया तो मेरा बॉडी टेम्परेचर घट जाएगा, ठीक है, और गर्मी के दिन में तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट रहता है, जितना है उतना ही रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि आपका मौसम का उस पर इफेक्ट पड़ता है। 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये 60 प्रश्न था फ्रेंड्स, ठीक है। और मैं बताया था फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखिए, एप्लीकेशन जो बना रहा हूँ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें बहुत समय लग रहा है और क्वेश्चन भी सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम समय लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन का सिलेक्शन करना होता है। टॉपिक वाइज कर रहा हूँ हर एक टॉपिक से। तो अभी उस पर आपको फ्रेंड्स लगता है आधा काम आधा से ज़्यादा हो गया है और थोड़ा काम बचा हुआ है फ्रेंड्स। जब पब्लिक कर दूंगा उसके बाद उस पर काम मैं करता रहूँगा। और एप्लीकेशन से भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करिएगा, उसमें PDF वगैरह सब चीज़ उसी में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। फिलहाल आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर ही एग्जाम के टाइप में फ्रेंड्स आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक्स।